अक्टूबर सुबह 6:30 बजे इसराइल में हर तरफ से एयर रेड सायरन्स बजने लगे, जिसके थोड़ी ही देर बाद आसमान से इसराइल पर रॉकेट्स की बारिश होने लगती है हर तरफ से। ये रॉकेट्स इतनी बड़ी तादाद में फायर किए जाते हैं कि इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इन्हें रोकने में नाकाम हो जाता है। आयरन डोम दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है, जिसका काम इसराइल को रॉकेट हमलों से प्रोटेक्ट करना है। इस हमले में तकरीबन 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए, जिसकी वजह से इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों की तादाद में जख्मी हुए। ये अटैक हमास की तरफ से किए जाने वाला आज तक का सबसे बड़ा अटैक था। इससे पहले हमास ने 2006, 2008, 2009, 2012, 2014, 2018, 19, 21 और 22 में इसराइल पर अटैक किए थे। मगर 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने रॉकेट्स के साथ साथ जमीन, समुद्र और हवा में से मल्टी प्रोगेंट अटैक किए इसराइल पर। और हमास के कुछ मिलिटेंट्स मोटर पावर्ड हैंड ग्लाइडर्स के जरिए इसराइल की कंक्रीट बॉर्डर वॉल के ऊपर से उड़कर इसराइल में दाखिल हो गए। आखिर फलस्तीन और इसराइल का कौन सा ऐसा मसला है जिसे आज तो कोई भी सोल्व नहीं कर पाया? उस सारे मसले में इस एक कागज पे लिखे गए लेटर का क्या रोल है? 14 मई 1948 में इसराइल अपना इंडिपेंडेंस डे अनाउंस कर देता है, जिसके बाद दुनिया के नक्शे पर इसराइल एक कंट्री बनकर सबके सामने आता है। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले फलस्तीन में किसी किस्म का झगड़ा नहीं था। यहाँ ज्यूश, मुस्लिम और क्रिश्चियन मिलजुल कर रहते थे। इस वक्त ये तमाम जगह सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थी, जिसे हम आज ओटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। फलस्तीन में इस वक्त ज्यूस की तादाद बहुत ही कम थी और यहाँ ज्यादा आबादी मुस्लिम्स की थी। ज्यादातर ज्यूस यूरोप में रहते थे, जो पहले ही काफी मुश्किलात में फंसे हुए थे। इन्हें पूरे यूरोप में नफरत भरी निगाहों से देखा जाता था और कई बार तो इनको कत्ल भी कर दिया जाता था। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रिलीजियन कॉन्फ्लिक्ट है। कई दिहाइयों से क्रिश्चियंस यही मानते आए हैं कि जीसस क्राइस्ट की मौत के जिम्मेदार ज्यूस थे। बस इसी वजह से यूरोप में क्रिश्चियंस ज्यूस को देखना पसंद ही नहीं करते। मगर ज्यूस कहीं मूव भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि दुनिया में अभी तक कोई ऐसी कंट्री नहीं बनी थी जहाँ ज्यूस रहते हों। यानी अभी तक इनका कोई अपना मुल्क नहीं था जहाँ भी ये रहते मिनोरिटी कहलाए जाते थे। 1917 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें ओटोमन एम्पायर को बहुत बुरी तरह शिकस्त हो रही थी और आखिर में ओटोमन एम्पायर ये वॉर हार जाता है। ब्रिटिशर्स जिन्होंने ओटोमन एम्पायर को शिकस्त दी थी, इनका 400 साला राज खत्म कर देते हैं और फलस्तीन पर कब्जा कर लेते हैं। अब यहाँ आता है इस पेपर का एक छोटा सा रोल, जिसकी वजह से इसराइल और फलस्तीन की जंग आज तक चल रही है। 2 नवंबर 1917 में ब्रिटेन के फॉर्मर सेक्रेटरी आर्थर बेलाफर ने ब्रिटिश ज्यूश कमेटी के हेड लायन वॉल्टर रोथशाइल्ड के नाम एक लेटर लिखा, जिसमें ये लिखा था कि ज्यूज फलस्तीन में आकर अपना एक अलग मुल्क बना सकते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट आप लोगों को सपोर्ट और मदद दोनों करेगी। ब्रिटिशर्स ने फलस्तीन में ज्यूज की एक कॉलोनी बना दी और आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन में ज्यूज की तादाद को बढ़ाने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस कॉलोनी में ज्यूज की तादाद बढ़ने लगती है और यहाँ पे वो फैक्ट्रियां और अपने घर बनाने लगते हैं और साथ ही में इन्होंने एक अपनी छोटी फौज हंगाना के नाम से खड़ी कर दी। ये सब देखकर वहाँ पे रहने वाले अरब बहुत दुखी होते हैं। इनका कहना था कि ब्रिटिश हुकूमत ने हमसे हमारी आजादी के बारे में एक बार नहीं पूछा और दुनिया भर से ज्यूज फलस्तीन की तरफ रवां दवा थे। ये सब देखते हुए 1939 में अरब्स ने आवाज उठाना शुरू कर दी, मगर इस आवाज को उठाने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें दबाने की पूरी कोशिश की और फलस्तीन के लोगों को काफी कड़ी सजा देनी शुरू कर। कई फलस्तीनियों को तो जेल में डाल दिया गया, कईयों पर काफी तशद्दुद किया गया और कईयों को तो मुल्क बदर कर दिया गया। मगर ये मामला ठंडा होने की बजाय काफी खराब हो चुका था, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मसले का हल निकालती है, जो कि फलस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करना था। एक हिस्सा फलस्तीन के लोगों के लिए और दूसरा ज्यूज के लिए। मगर फलस्तीन के अरब्स ने इसे मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और ये मसला 1939 तक चला। 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया, जिसमें फलस्तीन की पॉलिसी स्टेटमेंट थी, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि फलस्तीन में नए आने वाले ज्यूस पर बैन लगा दिया गया है और जो पहले से फलस्तीन में मौजूद है वो फलस्तीन के अरब से उनकी जगह नहीं खरीद सकते। और पॉलिसी के मुताबिक पील कमीशन को खत्म किया जा चुका है। इस पील कमीशन के खत्म होने की वजह से अरब की स्ट्राइक खत्म हो जाती है, मगर एक दूसरा बड़ा मसला खड़ा हो जाता है, जिसका ब्रिटिश गवर्नमेंट को इल्म ही ना था। ज्यूश कंपनी ने इस व्हाइट पेपर को मानने से इनकार कर दिया और पूरे फलस्तीन में ब्रिटेन गवर्नमेंट पर हमले शुरू कर दिए। मगर जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मसले का हल निकालती, इससे पहले 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है।
जिसमें हिटलर ने 60 लाख ज्यूस को बेदर्जी से मार दिया था। पूरे यूरोप से जितने भी ज्यूस थे सब फलस्तीन की तरफ माइग्रेट करने लगे। ये माइग्रेशन इतनी ज्यादा हुई कि ब्रिटिश ने फलस्तीन में ज्यूस की जो लिमिट सेट की थी इससे भी बढ़ चुकी थी और बढ़ के 6,30,000 हो चुकी थी। और फलस्तीन में मुस्लिम्स 11,81,000 थे। फिर भी मुस्लिम ज्यूस से काफी ज्यादा ही थे। मगर हैरानी की बात है कि फलस्तीन पार्टीशन प्लान में 55% लैंड ज्यूस को दिया गया। ये प्लान यूनाइटेड नेशंस फलस्तीन में लाया था। जब ब्रिटिश ज्यूस से लड़ते लड़ते फलस्तीन में थक चुके थे तो तब ब्रिटिशर्स इस मसले को यूएन के गले में डाल जाते हैं। यूएन की जनरल असेंबली में इस प्लान को 72% वोट मिले, जिसके बाद 55% लैंड ज्यूस को दे दी गई। मगर तमाम अरब कंट्री ने उस वक्त इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और फलस्तीन में फिर से एक जंग का माहौल बन गया, जिसमें फलस्तीन और ज्यूस अब फिर आमने सामने थे। मगर ज्यूस के पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर थी, जिसकी वजह से फलस्तीन इनका मुकाबला ना कर सका। 19 मई 1948 में डेविड बेन गोरियन ने इसराइल बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सारे अरब कंट्री ने इसराइल पर हमला करने की तैयारी की। मगर ये सब इसराइल से जंग हार चुके थे। 5 अरब कंट्रीज और अकेला इसराइल इन पांचों पर कैसे भारी पड़ गया। दरअसल इसराइल को यूरोप की कंट्रीज की सपोर्ट हासिल थी, जिसके पास मिलिट्री पावर भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से इसराइल ने इन सब अरब कंट्रीज को शिकस्त दे दी थी। जिसके बाद इसराइल ने फलस्तीन के वो हिस्से जहां फलस्तीन रह रहे थे इन पर भी कब्जा कर लिया और आज का वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में और गाजा स्ट्रिप पर इजिप्ट कंट्रोल कर रहा है। 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा और इसके बाद इसराइल और फलस्तीन के दरमियान एक और वॉर होती है 1967, जिसमें इसराइल फिर जीत जाता है और इस बार इसराइल गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के साथ इजिप्ट का साइनाइट पेनिनसुला भी इसराइल के पास चला जाता है। जिसके बाद फलस्तीनी अपना एक अलग मुल्क पाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम PLO है, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक ही मकसद था एक अलग मुल्क, जिसकी वजह से हथियार उठाते हैं वो। ये हथियार उठाने की एक ही वजह थी कि इन्हें अपना मुल्क वापस मिल जाए। मगर यूएसए और इसराइल ने मिलकर इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। कई लोग इन्हें टेररिस्ट मानते ही नहीं और कई लोग इन्हें रेवोल्यूशनरी मानते हैं। 1974 में UN PLO को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। 1979 में इसराइल और इजिप्ट के दरमियान पीस टॉक सक्सेसफुल हो जाती हैं और दुनिया में सबसे पहला मुल्क इजिप्ट बनता है जो इसराइल को एक मुल्क मान लेता है। जिसके बाद इजिप्ट को अपना साइनाइट पेनिनसुला वापस मिल जाता है। इसके 2 साल बाद यानी 6 अक्टूबर 1981 में इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया जाता है और 10 साल तक इसराइल गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पे कब्जा करके रखता है और साथ ही साथ ज्यूज अपनी कॉलोनी स्टेबल करने लग जाते हैं वहाँ। मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इन पर एतराज करती है क्योंकि ये 1947 के फलस्तीन के खिलाफ था। 1992 में इसराइल और PLO के दरमियान पीस टॉक्स हो जाते हैं, मगर PLO का एक विंग जिसे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, जिसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन पैदा होती है, हमास ग्रुप। वो ग्रुप था जो चाहता था कि इसराइल इस नक्शे से ही खत्म हो जाए। हमास ग्रुप 1996 के इलेक्शन का बॉयकॉट कर देता है और इसराइल में कई सुसाइड बॉम्बिंग करवाता है, जिसके बाद ये नफरत और बढ़ जाती है और अब आए दिन हमें इन दोनों के दरमियान क्लैशेस देखने को मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट बैंक में इसराइल ने कंक्रीट से बनी मजबूत दीवार खड़ी कर दी। इसके बाद फलस्तीन का वहां रहना और मुश्किल हो गया। 2006 में इलेक्शन होते हैं जिसमें हमास जीत जाता है और PLO की पार्टी फतेह हार जाती है। इन इलेक्शन के बाद इन दोनों के दरमियान सिविल वॉर हो जाती है और फलस्तीन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये दोनों अलग थलग रहने लगते हैं। गाजा स्ट्रिप में हमास कंट्रोल करता है और वेस्ट बैंक में छोटे छोटे हिस्सों में PLO की गवर्नमेंट होती है। इसराइल में ज्यादातर वॉर गाजा स्ट्रिप से ही शुरू होती है और इसराइल पर सीधे मिसाइल दागे जाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन हमास और इसराइल के दरमियान हमें एक वॉर देखने को मिलती है। और अब रिसेंट 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट्स फायर किए। ये कॉन्फ्लिक्ट कई दहाइयों से चलता आ रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट में सदियों से लाखों लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। आप क्या इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कहते हैं और आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।